सर्वप्रथम मी या पवित्र भूमीला अभिवादन करतो आणि इथे ज्यांच्या स्मृतीमध्ये आजचं हे या व्याख्यानमालेचं जे सत्र गुंफलं जात आहे ते पूजनीय श्री मूलचंदजी गोटी साहेब यांच्या स्मृतीला सुद्धा मी अभिवादन करतो आणि त्यांच्याचबरोबर मी माझे परमपूज्य पिताजी स्वतंत्र संग्राम सेनानी बाबूजी जवाहरलालजी दर्डा यांना सुद्धा अभिवादन करतो. या दोघांना अभिवादन एकाच वेळी करण्याचा मागे उद्देश असा होता की ते दोघेही परमित्र होते. आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले मान्य श्री अनुराग उगारेजी, मान्य श्री अविनाश गोठीजी, या संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, विजय हाकेजी, चंद्रशेखर शहासाहेब आणि ज्यांच्या खास आग्रहास्तव मी इथे उपस्थित झालेलो आहे ते माझे सहकारी स्नेही प्रिय श्री श्रीकांत बेणीजी, येथे उपस्थित सर्व मान्यवर, बंधू भगिनी, पत्रकार मित्र, ब्रह्मकुमारी संस्थेच्या पुष्पाबेन, लोकमत परिवाराचे चांडकजी, अपर्णा, किरण आणि विविध मीडियाचे उपस्थित सर्व मित्र, मी सर्व अगोदर आपल्या सर्वांना नमस्कार करतो. आणि हे जे मंच आहे या मंचाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. कोण म्हणतं की हे मंच आहे, व्यासपीठ आहे. हे तर तीर्थस्थान आहे. तीर्थस्थानावर वसलेलं हे एक तीर्थस्थान आहे. ही वसंतमाला जिथे 95 वर्ष सतत जिचा अविरत प्रवाह सुरू आहे, आणि ज्या ठिकाणी बापू येऊन गेलेले आहेत, महात्मा गांधीजी, मोतीलालजी नेहरू येऊन गेलेले आहेत, पंडितजी येऊन गेलेले आहेत, स्वतंत्रवीर सावरकर येऊन गेलेले आहेत. तर गांधीजींपासून तर अत्रेजींपर्यंत ज्यांनी हे व्यासपीठ घुसवलेलं आहे ते तीर्थस्थानापेक्षा कमी नाही आहे. आणि त्या व्यासपीठावर माझ्यासारखा एका छोट्याशा व्यक्तीला हा सन्मान प्राप्त होणं हे माझ्यासाठी भाग्याची गोष्ट असं मी मानतो. येण्यापूर्वी मला या गोष्टीची कल्पना नव्हती की अनेक व्याख्यानमाला होत असतात
त्यापैकी ही एक व्याख्यानमाला असावी. आणि श्रीकांत बेणी यांना आपण सर्व ओळखता. श्रीकांत हा ड्वेल कॅरेक्टरचा पर्सनॅलिटी आहे. ज्याच्या मागे हात धुवून पडेल त्याच्या मागे हात धुवून पडेल, आणि ज्यांच्यावर प्रेम करेल त्यांच्यावर निशांत प्रेम करेल. आणि त्याचं प्रेम माझ्यावर इतकं आहे की इतकं जे परिचय त्यांनी माझं दिलेलं आहे, मला खूप बरं वाटत होतं जेव्हा परिचय मी माझा ऐकत होतो. मनामध्ये गुदगुदी होत होती की खरोखर मी सर्व काही केलेलं आहे, की मी माझा स्वतःचा चित्रपट बघतोय. श्रीकांत, तुझ्या प्रेमाचा मी ऋणी आहे. ज्या पद्धतीने तू मला प्रेझेंट केलेलं आहे, जर तसं आपण बघितलं तर मी सातत्याने लेखन करत असतो, बोलत असतो, लेक्चर देत असतो, परंतु भाषण देण्याची मला सवय नाही. आणि लेक्चर आणि स्पीच या दोन्हीमध्ये अंतर आहे. आणि मी आजचा विषय जेव्हा विचार करत होतो काय बोललं पाहिजे, शिकांनी बोलवलेलं आहे, आपल्याला फसवलेलं आहे. मी त्यांना विचारलं की कोणत्या पद्धतीचे तिथे सर्व श्रोते असतात. त्यांनी सांगितलं की फार चोखंदळ तिथे श्रोते असतात, तुम्हाला वेळेवर यायला पाहिजे तिथे. वेळेवर यायला पाहिजे हे आनंदाची गोष्ट आहे, कारण वेळेवर सुरू होईल आणि वेळेवर संपेल. आता माझ्या भाषणाची जी सुरुवात आहे ती 8 वाजता झालेली आहे, आणि मग बरोबर मी 7:30ला आलो. मला याची कल्पना नाही किती मिनिटं इथे बोललं पाहिजे मला. परंतु आजचा तो विषय मी जो घेतलेला आहे तो विषय मैं कौन हूं और मैं क्या हूं. मैं कौन हूं और मैं क्या हूं हा विषय मला कसा सुचला तर जेव्हा श्रीकांतचा फोन आला तर मी त्याला टाळत होतो. आणि जेव्हा माझ्या लक्षात आलं की यावर्षी टाळणं शक्य नाही, आणि तो मला विचारायला लागला की तुम्ही विषय द्या मला, तर मला काही विषय कोणतेही सुचला नाही. मी म्हटलं की मैं कौन और मैं क्या हूं, याच्यातून या विषयाची निर्मिती झालेली आहे. आणि मी त्यांना म्हटलं की हा जो विषय आहे या विषयावर मला बोलण्याची आपण परवानगी द्यावी. मी रीतसर परवानगी मागितलेली आहे, आणि मी हिंदीमध्ये भाषण करणार आहे असं मी त्यांना बोललो. त्यांनी म्हटलं आपण हिंदीमध्ये बोलू शकता, आणि तशी हिंदी आपली राष्ट्रभाषा आहे. आणि असं कदाचित कोणी
असेल या देशामध्ये ज्याला हिंदी कळत नाही. म्हणून मी असं निर्णय घेतला की मी ह्याच हिंदीमध्ये बोलणार आहे. आणि मला विश्वास आहे की मी जे काही हिंदीमध्ये बोलणार आहे त्यामागे माझा दुसरा सुद्धा एक स्वार्थ आहे. आणि ते स्वार्थ असा आहे की मी जे बोलतोय ते दूरपर्यंत गेलं पाहिजे. जब बात निकली है तो दूर तक जाएगी. आणि म्हणून मी हा विषय हिंदीमध्ये घेणार है कि मैं कौन और मैं क्या हूं. मित्र हो, कभी आपने सोचा कि आप कौन हैं? कभी आपने अपने मन के अंदर झांकने का प्रयास किया कि आप क्यों आए हैं? अगर साइंस कहता है कि जन्म हुआ है इसलिए मैं आया हूं, मेरे बायोलॉजिकल रिलेशनशिप है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब आया हूं तो मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं. मैं आया नहीं हूं, मैं लाया गया हूं. और अगर मैं लाया गया हूं तो निश्चित रूप से कुछ उद्देश्य तो निश्चित है. अब वो उद्देश्य क्या है यही आपको खोजना है. और उस खोज के अंदर हमारी जिंदगी जो है बचपन से तो बुढ़ेपे तक, बचपन बीता जवानी आई, जवानी बीती बुढ़ापा आया. चलो हो सके तो हम सब मिलकर जिंदगी का सफर तय कर ले. बूढ़ा जवान हो गया और जवान कब बूढ़ा हो गया पता ही नहीं चला. जीवन ये शाश्वत है, जीवन बहुत सुंदर है और जीवन ये संपूर्ण है. आप कोशिश करिए, आप कोशिश करिए क्षण भर के अपने आप में खो जाइए. क्षण भर के लिए आप अपने आप में खो जाइए. आंखें बंद कर लीजिए और अपने अंतरंग में झांकिए. आपने आंखें बंद कर ली है और अगर नहीं कर ली तो आप आंखें बंद कर लीजिए. और इसलिए आंखें बंद कर लीजिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए आंखें बंद कर लीजिए. और अब आंखें आपने बंद कर ली है तो अब अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूं. मैं कौन हूं और मैं क्या हूं. मैं कहां से आया हूं और क्यों आया हूं. आपको कुछ आवाज आ रही होगी अंदर से. कहीं आपको सुख मिल रहा होगा, कहीं आपको दुख मिल रहा होगा, कहीं आपको अतीत मिल रहा होगा, कहीं आपको कल सता रहा होगा, कल वो भूले हुए कुछ दिन आपको याद आ रहे होंगे, कुछ बीती हुई वो शामें याद आ रही होगी, लहराती हुई सुबह याद आ रही होगी, तो छेड़ती हुई वो हवा भी याद आ रही होगी. कभी आप अपने आप को संभाल रहे होंगे, कभी अपने बालों को संभाल रहे होंगे,
कभी जो साथ चल रहे हैं उसको संवार रहे होंगे। यार कभी आपने ये सोचा कि आप अपने आप को भी संवार रहे हो और संभाल रहे होंगे? बस यहीं आप रुक गए हैं दोस्तों, आप सिर्फ यहीं रुक गए हो कि सब करते 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 आप यहां पर तक आ गए हो और हिसाब भी नहीं कर रहे हो अब अपने आप का। आप अपने आप का हिसाब कर रहे हैं कहीं? कभी आपने अपने लिए जिया है? या जब जिंदगी भर आप सब दूसरों के लिए जीते आ रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने लिए नहीं जीते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अपने लिए कुछ करते हो। जब छोटे थे तो माँ को खुश करने के लिए कुछ करते थे, पिता के डर की वजह से कुछ करते थे, टीचर के डर की वजह से कुछ करते थे। जब होश संभाला तो दोस्तों के लिए कुछ करते थे, बहन के लिए कुछ करते थे। शादी ब्याह हो गया, पत्नी के लिए कुछ करने लगे और जिम्मेदारियां बढ़ी। पर कभी सोचा आपने कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, अपने लिए कैसे जी रहे हो? तो पहला मेरा प्रश्न यहां से शुरू होता कि मैं कौन हूं और क्यों आया हूं और कहां जाने वाला हूं। मेरे पिता ने मुझे बड़ी अलग जिंदगी दी। आप यकीन नहीं कर सकते कि मुझे क्या जिंदगी मिली, मेरे छोटे भाई राजेंद्र को क्या जिंदगी मिली। आज आप हमें जो दिख रहे हैं वो हम नहीं है। आज आप हमें जो देख रहे हैं वो आप हम नहीं हैं। हमें हमारे माता पिता ने तय कर म्युनिसिपल स्कूल के अंदर हमारा दाखिला किया गया। पहली क्लास में गए हम, और जब गए तो घर से हम पैदल स्कूल गए। स्कूल गरीबों में से गरीब बच्चे वहां आते थे। हमारे जो शिक्षक थे उनके कपड़ों पे भी 3-4 जगह फटे हुए कपड़ों के ऊपर पैच लगा हुआ होता था। इतने गरीब हमारे टीचर थे। बच्चे ऐसे होते थे कि उनकी जो निकर है, उनका जो शर्ट है वो भी फटा होता था, उसको भी थीगर लगा होता था। कभी माँ के साड़ी का थीगर लगा होता था, कभी पिता के धोती का थीगर लगा होता था। जमीन पे बैठे तो जमीन पे बैठी हुई जो तरक पट्टी है, जिसको हम लोग पट्टी बोलते हैं, वो भी फटी हुई थी। सब कुछ फटा हुआ था, मगर एक आत्मविश्वास था उस टीचर के अंदर जो हमें संस्कार देता था। आज सब कुछ है मगर संस्कार नहीं है हमारे पास में। मेरे पास में धन है, दौलत है, मान मनवार, इबादत, सब कुछ मेरे पास संस्कार नहीं है। और अगर संस्कार होते तो ना भाई और बहनों के भाइयों में ना वृद्धाश्रम होते और ना ही घर और जायदाद के तंटे होते। मैं कौन हूं? ये मैं उस स्कूल में सीख रहा था उस टीचर के पास में। वो मेरे टीचर, घर में ये कहा गया था कि जाते से अपने शिक्षक के पैर छुआ करिए। वो गरीब सब विद्यार्थी वहां पढ़ने आते थे और इसलिए हम लोग साइकिल से भी नहीं जा सकते थे, हम लोग पैदल जाते थे उन सब बच्चों के साथ में घुल मिलते हुए। दिवाली के दिन, दिवाली के समय में एक हमारे यहाँ पर ढगे नाम के टेलर थे,
उनके यहाँ सब बच्चे अपने माता पिता उनको लाके कपड़े सिया जाता था, 2 पैंट 2 शर्ट उनको मिलते थे, वही साल भर की। दिवाली का क्या महत्व था, एक वो दिवाली थी और आज की ये दिवाली है। वो दिवाली के लिए पूरी जिंदगी हम लोग तरसते रहते जाते थे, पूरा साल तरसते रहते थे कि दिवाली आने वाली है, 2 जोड़ी कपड़े मिलेंगे, मिठाई खाने मिलेगी, फोटो स्टूडियो में जाएंगे, वहां पर कंसेशन के अंदर फोटो निकालने मिलेगा। दिवाली है, सर्कस आएंगे, तंबू लगेंगे, शेर के पिंजरे आएंगे, उसके पीछे हम दौड़ेंगे। घर वालों ने पूरा निर्णय लिया कि साल में 2 जोड़ी कपड़े मिलते थे और वहीं जाके हमको सीना पड़ता था जहां पर सब बच्चों के होते थे। शुक्रवार की रात कंपलसरी हम लोगों को हमारे दोस्त के घर में बितानी होती थी। अब जिस स्कूल के अंदर फटे हुए कपड़े पहन के बच्चे आते थे, उनका घर कैसा होगा। तो कई तो घर ऐसे थे कि जिनको दरवाजा भी नहीं था, और एक छोटा सा कमरा, उसके अंदर माँ पिता, कमरे में मिट्टी का चूल्हा, एक तपेला, एक लोटा, एक गिलास, नीचे बिछाने को दरी, फटी हुई गद्दी, ओढ़ने के लिए साड़ी से लगाए हुए थी कितने पैचेस का वो दुलाई, उसमें जाके हम लोग सोते थे। सवेरे उठते थे, उसी चूल्हे के ऊपर उस तपेले के अंदर गर्म पानी होता था, बाहर छोटी सी एक जगह है उसके ऊपर नहा लेते थे, उसी तपेले के अंदर बाद में चावल चढ़ा दिए जाते थे, और वो जो जलापन गड़वा मंटो, उसके अंदर दाल सींचती थी और खा के हम लोग निकल जाते थे। मेरी बहन मुंबई में पढ़ती थी, मैं पहली क्लास से लगाकर तो कॉलेज होके लौट के आया घर पे, तब तक मैं मेरे घर के कार में कभी नहीं बैठा था, बैठना मना था। और अगर जूते के ऊपर थोड़ा सा भी कचरा हो तो ड्राइवर कहता था कि ये जूता का पॉलिश ठीक से करके रहिए। नाम ले नहीं सकते थे किसी भी नौकर का, उसको मामा बोलना पड़ता था, काका बोलना पड़ता था, चचा बोलना पड़ता था। और छुट्टियों के अंदर जब आम्ही आजोळला जात होतो तो घर से बस स्टेशन तक साइकिल पे जाते थे, टांगे के अंदर हमारे बैग लेके आदमी नौकर आता था। मैं आपको नौकर बोल रहा हूं, नौकर बोलना भी मना था हमारे घर में। उसको कहा जाता था जगन काका, जो कि सहयोगी है, सहयोगी है। और वो बस में बैठा के हमको धामनगांव रेलवे स्टेशन ले जाता था। धामनगांव रेलवे स्टेशन से वो जो पैसेंजर गाड़ी थी उसके अंदर नागपुर जिले के अंदर बूटी गोरी जो है, जो अब तो फेमस इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई है, उस बूटी बोरे में हम लोग उतरते थे। वहाँ पर बैलगाड़ी आती थी। उमरेड तहसील के अंदर एक छोटा सा गांव था बेला नाम का, 5000-4000 बस्ती का। उस बेला के अंदर हम लोग जाके हमारे नाना जी के नानी जी के गांव में रहते थे एक महीना। और हमारे खेल क्या थे, हम झाड़ पे खेलते थे। जैसे बंदर इस झाड़ से उस झाड़ पे कूदता है, वैसे हम लोग डाब डुबली खेलते थे। बम्बई में पढ़ने चले गए, वहाँ पढ़ने चले गए तो वहाँ भी बस से ट्रैवल करना पड़ता था। 123 नंबर की बस थी। मैं ये सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आदमी को समझने का अगर कोई जरिया है
वो है आदमी। आदमी से अच्छी लेबोरेटरी कोई नहीं हो सकती है। कोई मुझे बता दे कि इससे अच्छी विश्व के अंदर कौन सी लेबोरेटरी है। कितने लोग हैं जो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, कितने लोग हैं कि हम एक दूसरे की वेदनाओं को समझ सकते हैं, कितने लोग हैं कि हम लोग उनके लिए संवेदनशील हो सकते हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि हम कहने के लिए तो कहते हैं कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा सब कुछ है। उसके पैर में कांटा चुभ जाए और आपकी आंखों में आंसू आता है? जिस दिन उसके पैर में कांटा चुभेगा और आपकी आंखों में आंसू आएंगे, उस दिन मानिए कि आपके दिल में प्यार है उसके लिए। जिंदगी बहुत सुंदर है, बहुत हसीन है, बहुत लाजवाब है, मगर ये तब है जब आप ये जान लोगे कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। हम एक घर में रहते, दो भाई है। आप अपने मन में देख लीजिए, हमने वहां पर 1994 के अंदर नागपुर के अंदर जैन साध्वी प्रीति सुधा जी महाराज साहब का एक चातुर्मास किया था। मैं कभी किसी भी महाराज साहब के पास में ऐसा नहीं गया था। मैं हूं जैन, और जैन की परिभाषा भी मेरी बहुत अलग है। जैन परिवार में पैदा होने से आदमी भगवान महावीर का भक्त नहीं हो जाता है, उसे जैन बनना पड़ेगा। और जैन बनने के लिए सबसे पहले उसके अंदर वो कुछ जो बातें हैं वो उसके मन में आनी पड़ेगी। मेरे घर में काम करने वाला गुलाब मियाँ जो मुस्लिम ड्राइवर था, वो सच्चा जैन था, क्योंकि उसका हिंसा में विश्वास नहीं था, उसका परिग्रह में विश्वास नहीं था, उसका विश्वास था तो केवल मानवता में विश्वास था, तो वो सच्चा जैन था। तुम किस घर में पैदा होंगे, कैसे प्रभाव होंगे, किस मजहब में पैदा होंगे, तुम्हारे हाथ में नहीं है। और ये विचार मेरे मन में इसलिए आते हैं क्योंकि मुझे जो संस्कार मिले हुए, और उस समय में हमने प्रीति सुधा जी महाराज साहब का जो चातुर्मास हुआ था उसके अंदर ये तय किया था कि उसके विषय क्या होंगे। और वो विषय सुन के आपको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये भी कोई विषय हो सकते हैं। विषय था माँ, विषय था बहन, विषय था भाई, विषय था भाई बहन के रिश्ते, विषय था पति पत्नी के रिश्ते। अगर मैं ये कहूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कितने पति अपने पत्नी के साथ में ऑनेस्ट है। आप जाइए गहराइयों में, जाइए आप उसके, कितने लोग अपने भाई के साथ में ऑनेस्ट है, कितने लोग हैं जो अपने माता पिता के साथ में ऑनेस्ट है, कितने लोग अपने तिरंगे के साथ में ऑनेस्ट है। हम लोगों ने रक्षाबंधन ये सब्जेक्ट था हमारा, 15 अगस्त हमारा सब्जेक्ट था, 26 जनवरी हमारा सब्जेक्ट था, दशहरा हमारा सब्जेक्ट था, रामनवमी हमारा सब्जेक्ट था। और हमारे जो डिस्कोर्स चले, जो प्रवचन चले, वो 6 महीने चले। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि वो जो मंडप हमने बनाया था ऑल प्रूफ, उसकी कैपेसिटी थी रोज 10,000 लोगों की बैठने की। जब उन्होंने देखा तो जैन साध्वी प्रीति सुधा जी महाराज साहब ने कहा कि ये क्या आप लोग हमारा मजाक कर रहे हैं कि इतना बड़ा मंडप बनाया, कौन आएगा यहाँ पर। हमने कहा कि आपके विचार आएंगे, कभी न कभी किसी दिल को तो छू के जाएगा। और वो इतना तीखा विषय था, वो विचार इतना तीखा बन गया और इतना छू के गया कि भारत के प्रधानमंत्री, और वो भी विद्वान प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जैसा व्यक्ति, केवल वो प्रवचन सुनने आया, हमारे हौसला अफजाई करने आया, हमें आशीर्वाद देना है, केवल नागपुर आए, एयरपोर्ट से प्रवचन स्थल से वापस दिल्ली गए। ऐसा नहीं कि किसी कारण से यार वो आए। विचारों की शक्ति, आचारों की शक्ति, संवेदनाओं की शक्ति
ये उसके अंदर संस्कार बचा था। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि कई लोग वहां पर आए, कई लोग वहां पर आए, सैकड़ों में लोग वहां पर आए और उनका कि माता जी हमें माफ करिए कि हमने हमारे माँ के साथ में ऐसा बर्ताव किया। कई बहुएं आई, उन्होंने कहा कि मैंने मेरे सास के साथ में ऐसा बर्ताव किया। कई भाई आए कि मैंने मेरे भाई के साथ में ये बर्ताव किया। दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर सबसे महत्वपूर्ण कुछ है तो वह संस्कार। और वो जो संस्कार है वो आपको मिलेंगे, मैं कौन और मैं क्या हूं। आप मंदिर चले जाते हो, रोज मंदिर जाते हो और भगवान से मांगते हो, ए भगवान मुझे ये दे दे, मुझे इससे मुक्ति दे दे, उससे मुक्ति दे दे, मेरा ये काम कर दे, मेरा वो काम कर दे। भगवान मन ही मन में हंसते रहता और कहते रहते कितना मूर्ख आदमी है ये। इसका आपको एक मैं ज्वलंत एग्जाम्पल देता हूं। अभी मैं 14 मई को बद्रीनाथ केदारनाथ गया, फिर से मुख्यमंत्री बन गए वहां पर रावत जी। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद में वो जो दरवाजे खुलते हैं केदारनाथ के और बद्रीनाथ जी के, तो वो और गवर्नर साहब जा रहे थे तो नहीं पहुंच सके वहां, क्योंकि वो वेदर खराब हो गया। 11,700 फीट पे, 12,000 फीट पे वो। तो बोले लो वही। तो मुझे पूछने लगा भाई क्यों नहीं हम लोग जा सके। मुझे बोले भाई देखिए आप जा रहे, ये तो बड़ा, वो बुलाए तो ही आते। मैंने हमको बुलाया इसलिए आए हो, और तुम दरवाजा खोलने गए थे फिर भी दरवाजा खोल नहीं सके क्योंकि आपके लिए दरवाजा बंद था। तो बताइए मैं आपको क्या कहूँ आपको। तो बोले कुछ तो कमी मुझे में रही। मतलब कुछ कमी नहीं रही, ये आपके भाव है, ये आपके मन में डर है, और मेरे मन में ये डर नहीं है। मेरे मन में डर नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं वहां जाने वाला हूं। मैं जाऊंगा, मैं वहां उतरूंगा, दर्शन करूंगा, प्रभु से बातचीत करूंगा और कहूंगा कि मैं कौन हूं। उन्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं और क्यों आया हूं यहां। जो वहां पर लैंड स्लाइडिंग हुआ था, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ वहां पर, वो एक इतना बड़ा पत्थर आके वहां पीछे रुक गया और इसलिए जो पानी का जो बहावा था वो बह गया इधर उधर से, तो मंदिर बच गया। अब ले लीजिए वो जो पत्थर थे वो भगवान बन गए कल से। लोगों ने उसको आया, उसको गेरू वेरू लगा दिया, लोग अब उसकी पूजा करने लगे। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था, मैंने भगवान को कभी नहीं देखा। यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने भगवान को देखा, भगवान से मिले, भगवान से बातचीत किए। कर सकते दावा आप? नहीं कर सकते। मगर मैं तो रोज भगवान को देखता था, मैं उनको पूछता था, और वो भगवान थे, वो मेरे माता पिता। जो तुम्हारे पास में उनको तो तुम पूछते नहीं हो, और चलते फिरते किसी आदमी ने किसी कारण की वजह से उस पत्थर को पूरा रंग दिया, शेंदूर त्याला लावून दिला आणि जाऊन तिथे नमन करायला लागले आणि त्यांना सांगून दिलं की माझ्यासारखे 10-20 लोकांना घेऊन गेला आणि सांगितलं की असं कर की विजयभाऊंनी तिथे गेले, त्यांनी तिथे नवस केला, त्यांना मुलगा झाले, सर्व लोक तिथे यायला लागले। हळूहळू हळूहळू करत सर्व जत्रा भरायला लागली तिथे। काही माझ्यासारखे शाळा ते तिथे इन्क्रोचमेंट करून टाकतात आजूबाजूची जमीन, आणि त्या देवळाला कोण हात लावू शकतो? आस्था है, आस्था, श्रद्धा है, विश्वास है। वो श्रद्धा और विश्वास आप आपके अंदर ढूंढिए ना। अरे जिस मां ने आपको सब कुछ दिया वो वृद्धाश्रम में है, ये आपके संस्कार है, और ये अपेक्षा करते कि आपको ये आपके बेटे ने ये सब देना चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और इसी खोज के अंदर मैं घूम रहा हूं। और ये सब खोज के अंदर मुझे दो बातें मिलती है। एक मिलता है मैं,
और एक मिलते हैं आप। अब मैं और आपके बीच में लड़ाई चल रही है, जैसे रास्ते और रिश्तों में लड़ाई चलती रहती है। आपने देखा होगा कि रास्तों और रिश्तों में लड़ाई चलती रहती है हमेशा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं कि जहां पर लोग मिल जाते हैं और रिश्ते बन जाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि टूट जाते हैं और उनके रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जब आपके सर पे चंदन लगाता हूं, मैंने कहा ना मैं और आप में क्या ये है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो चंदन की आपके सर को मैंने लगाया, उस मेरे उंगलियों में जो चंदन की खुशबू है वो आप हो। सोच है सब, और ये जो सोच है, इसी सोच को आपको बदलना है, हमें बदलना है। मैं आपको बताता हूं, मैं जब पार्लियामेंट में जिस दिन गया वहां पर 18 साल का समय था, जब पहली बार मैं वहां पर गया, तो मेरे लिए सब कुछ है जीवन के अंदर। मेरे माता पिता के बाद में कुछ अगर होगा तो वह मेरा तिरंगा, जो मेरे मान सम्मान का मेरा प्रतीक है। वो तिरंगा नीचे नहीं गिरने को ना, इसलिए जलियांवाला बाग के अंदर सैकड़ों लोगों की ये हत्या हो गई। ये महज एक कागज या कपड़े का टुकड़ा नहीं है। जब मैं कोई भी ऐसा पराक्रम करता हूं तो मेरा तिरंगा मैं सामने करता हूं, चाहे वो ओलंपिक का गेम हो, चाहे मैं पहाड़ी पे चढ़ गया हो, चाहे कुछ भी हो। वो जब मैं तिरंगा लगा के मेरे सीने के ऊपर, मेरे जैकेट के ऊपर मैं जब पार्लियामेंट में गया, तो वहां के वॉच एंड वार्ड यानी कि जो संरक्षक वहां के रहते, उन्होंने उसे रोक दिया मुझे और कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते ये बिल्ला लगा के। मैंने कहा ये बिल्ला नहीं है, ये तो तिरंगा है, मेरे मान सम्मान का प्रतीक है ये, मैं लेके इसको पहन के जाऊंगा, मुझे कैसे रोक सकते आप? बोले कहा नहीं पहन सकते आप ये। मैंने उसकी बात मानी नहीं और क्या, जाते गया, रोज मुझे टोकता गया, मैं जाते गया। आखिर मैंने पूछा सेक्रेटरी जनरल से कि भाई ये क्या बात क्या है? उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिल्ला लगा के आना मना है। तो मतलब ये बिल्ला तो ही नहीं, अलग अलग पक्षों के बिल्ले मत लगा के आओ, ये मैं समझ सकता हूं, पर लोकतंत्र का इतना बड़ा मंदिर है और जिसके अंदर ये पूरा देश हमारा संरक्षित है, जिसकी उन्नति के लिए, जिसके विकास के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं, वहां पर तिरंगा लगा के नहीं जा सकता हूं मैं लड़ता रहा, पत्र लिखते रह गया। 98 से लगा के आखिरी का दिन जब हमारा रिटायरमेंट का विदाई का दिन था, हर 6 साल के बाद हम लोग रिटायर्ड होते रहते हैं। और आप सब जानते हैं कि राज्यसभा एक ऐसी जगह है कि जो कभी मरती नहीं, इट नेवर डाइज। पार्लियामेंट भंग हो सकता है मगर राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। और इसलिए आपने देखा होगा कि इमरजेंसी के अंदर भी सारे निर्णय वहीं लिए गए थे। तो उस राज्यसभा के अंदर 98 से मैं लगातार ही कर रहा था। आखिर में उनसे कहा, हाथ जोड़ के विनती की कि अब मुझे जाते जाते इतना तो दे दीजिए कि मेरा झंडा तो मुझे लौटा दीजिए। हमारे उपराष्ट्रपति जी, जो हमारे सभापति है जनाब हमीद अंसारी साहब ने बड़ी कृपा की हम पर। इथिक्स कमेटी की मीटिंग हुई और मुझे 2 दिन पहले खबर मिली कि अब हर व्यक्ति सम्मान से झंडा लगा के वहां जा सकता है। इस देश से कितने लोगों को मालूम है कि हम पार्लियामेंट के अंदर झंडा लगा के नहीं जा सकते थे? उसी प्रकार से आज भी मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी कि मैंने राष्ट्रपति जी कृपा करके ये जो एक्सेलेंसी जो शब्द है इसको हटा दीजिए। अंग्रेज चले गए यहां से। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि प्रणब दादा ने, प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति देश के, उन्होंने एक्सेलेंसी लगाने से मना कर दिया। ये दूसरी जीत है हमारी, ये लोकतंत्र की जीत। और तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि अंग्रेजों ने सब बनाया हुआ है ये, अंग्रेज तो चले गए मगर अभी भी है, वो गए नहीं है अभी भी। लोगों को लगता है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेज कहां गए? अंग्रेज तो आज भी यही है। पार्लियामेंट के अंदर जब हम कागज देते हैं या कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं
कि सर, आई बेग टू ले द पेपर ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। आई बेग, मैं 18 साल में बेग शब्द नहीं वापरा, मतलब मैं नहीं यूज करूंगा इसको, कि सर महोदय, मैं एक कागज को पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूं। मी हे दस्तावेज सामान्य महोदय आपल्या समोर ठेवू इच्छितो, त्याची आपण कृपा करून मला परवानगी द्यावी। मैंने सुप्रीम कोर्ट को भी लिखा चिट्ठी कि सर ये हटा दीजिए मिलॉर्ड, मगर अभी तक तो मिलॉर्ड है, वो हटा नहीं है। देखिए, मैंने इसलिए कहा कि अंग्रेज चले गए, ऐसा आपको लगता अंग्रेज नहीं गए, उन्होंने हमको भाषा दी। आज कुछ करे नहीं करे, सब बच्चों को हम लोग अंग्रेजी स्कूल में दाखिला करवाते हैं। मैं अंग्रेजी के खिलाफ में नहीं हूं, मेरे ग्रैंडसन भी, मेरे पोता पोती भी जाते, मैं खिलाफ ही नहीं हूं भाषा के, मगर मैं ये निश्चित चाहता हूं कि मेरे, अगर मैं महाराष्ट्र में रहता तो मराठी आनी चाहिए मुझे, अगर मैं हिंदुस्तानी हूं तो मुझे हिंदुस्तानी भाषा आनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से लिंक लैंग्वेज करके अंग्रेजी का प्रयोग करूंगा। कौन से देश के अंदर मुझे बताइए, आप चाइना में जाइए, जापान में जाइए, कोरिया में जाइए, जर्मनी में जाइए, फ्रांस में जाइए, मॉस्को में जाइए, रशिया में जाइए, कहां पर भाषा, यहां की तक कि उनके फेसबुक, उनके व्हाट्सएप, वो ये सब उनके भाषा में है। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को अंग्रेजी भाषा से नफरत नहीं है, मुझे उस विचारों से नफरत है। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी देखे गए। हमारा लिबास है, यहां टोपी देखने तो मिलती है, हमको तो टोपी देखने भी नहीं मिलती है। तो हमारा जो लिबास था वो तो लिबास चले गया। अब टाई कोट सूट बूट लगा के, तो वो अंग्रेजों का ही लिबास है हमारा। पहले जन्मदिन के दिन माँ पूरा वो फ्लोर साफ करती थी, गोबर नहीं ती सारवत होती, तिथे रांगोळी काढत होती, पाठ ठेवत होती, त्याच्यावर मुलाला बसवायची आंघोळ केल्यानंतर, त्याला ओवाळत होती, त्याच्या शिरावर कुंकुम लावत होती। वो खत्म हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, हस्बैंड डे, वाइफ डे, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे, ये सब कमर्शियलाइज है। ये जो नाते रिश्ते जो है ना, ये खरीदे हुए नाते रिश्ते, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति है कि मेरा बेटा, उसकी माँ कोई और है, उसका बाप कोई और है, उसके बाप का बाप कोई और है, उसकी बहन किसी बहन की बहन है, तो फिर उनको तो यही करना पड़ेगा ना कि मदर्स डे मना रहे, फादर्स डे मना रहे, ये डे मना रहे, वो डे मना रहे। मगर मेरे देश में तो ये नहीं है। बैठते थे हम लोग, मेहमान आते थे, अब वो हमारी संस्कृति बदली, हमारे पास में कांटा आ गया, चम्मच आ गई, छुरी आ गई। इसलिए मैं बोलता हूँ, और ये बात यहाँ नहीं बोल रहा हूँ मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जब मैं मेरे पिताजी को वहाँ पर उन्होंने सम्मानित किया और अवार्ड लेने गया, मैं तभी मैंने कहा कि आप गए नहीं हो, मेरे भाइयों, मेरे आका, मेरे माया बापो, तुम गए नहीं हो, तुम मेरे मन मस्तिष्क और जहन में के अंदर ऐसे फिट हुए हो कि अभी भी हम बोलते कि यार तुमसे तो अंग्रेज अच्छे थे। अभी भी मैं वही हूं। मुझे लगता है कि बहुत समय हो गया है तो, और मुझे पता नहीं आखिर क्या मर्यादा है। मेरे ख्याल से 9:45 बजे है ना, कितना बजे है? 9:45 बजे। तो मैं कितने मिनट बोल सकता हूँ? 10 बजे तक। नहीं, सब लोगों को घर पे जाना है, घर में चूल्हा से लग रहा है। 10 बजे तक। मैं 5-10 मिनट के अंदर मेरी बात समाप्त करता हूँ, और फिर मैं कहता हूँ कि आपसे कि मान्यवर हो,
आप हो सके तो धन मत दीजिए, दौलत मत दीजिए, जमीन मत दीजिए, जायदाद मत दीजिए। अपने बच्चों को अगर कुछ दे सकते हैं तो सिर्फ संस्कार दीजिए। बच्चों को यह बता दीजिए कि मां का मतलब क्या होता है। बच्चों को यह समझा दीजिए कि मेरा हिंदुस्तान क्या है, मेरा तिरंगा क्या है, मेरी आज़ादी क्या है। बच्चों को बता दीजिए कि बहन का महत्व क्या है। बच्चों को समझा दीजिए कि आप बड़े होंगे, शादी होंगी तो बीबी का महत्व क्या है। जिस दिन वो विज्ञान के साथ में ज्ञान को जोड़ लेंगे और वो जो जिसको हम लोग कहते हैं कि वो तब वो ज्ञानी बनेगा। ये एकदम गलत है कि कोई 4 किताब पढ़ लेने से ज्ञानी नहीं बन सकता है। और इसलिए मुझे ये भी एक चिंता होती है, हमेशा चिंता होती है, डर लगता है। मुझे मेरे संपादक कह रहे थे कि आप कुछ पार्लियामेंट के किस्से सुनाइए। वो पार्लियामेंट का किस्सा सुनाना है, वो तो 6 घंटे का ये है। वो एक ऐसी हमारी जगह है, इतनी सुंदर जगह है। अब सब टेलीविजन पे तो आप देखती है, मैं क्या सुनाऊं आपको। मगर जो आप देखते हैं वो ही सब कुछ सच भी नहीं है, मैं बताता हूं। मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशंस होने चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। वो नहीं होते और हो अल्लाह चलता है, वो लोगों को दिखता है। मगर मैं आपको सही बताता हूँ कि इसके पीछे भी एक पार्लियामेंट चलती है, जिसको मिनी पार्लियामेंट कहते हैं। जो कमेटियाँ होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है, उसमें सब पक्ष के लोग होते हैं। 20-20, 25-25 एमपीज होते हैं, खासदार होते हैं, और वहाँ पर एक मत से निर्णय लिए जाते हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। और वहाँ सच्चे काम होते हैं, वो बिल बनकर फिर पार्लियामेंट में आते हैं। बड़ी संवेदनशील जगह है। मगर आज वो मेरा पार्लियामेंट ये सब्जेक्ट नहीं है। आज तो सब तक ये है कि मैं कौन हूं और मैं क्या हूं। तो बस मेरी एक ही हाथ जोड़ की विनती है कि स्कूल में जरूर भेजिए आप उनको, मगर स्कूल घर के स्कूल बंद मत करिए। जो सच्ची शिक्षा मिलती है आपको घर में मिलती है। सच्ची स्कूल और यूनिवर्सिटी आपके माता पिता है। वो सबसे धनी आदमी जिसके पास 4 अच्छे दोस्त है, जिसके कंधे पे वो कंधा रख के रोज सके। आप जाके देखिए कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में 4 दोस्त है। मैंने एक बार मेरे यहाँ काम करने वाले से कहा, मैं कॉलेज में था, कि मुझे एक एल्बम ला के दो। मेरे साथ में ढेर सारे दोस्त थे और उनके सबके फोटोग्राफ्स मुझे लगाने। वो एल्बम लेके आया, बहुत छोटा था एल्बम। तो मैं नाराज हो गया उसमें, बोला यार ये काका ये इतना छोटा एल्बम कैसे लाया आपने। वहाँ से मेरे पिताजी जा रहे थे, उन्होंने सुन लिया, मुस्कुराया और उन्होंने कहा कि विजय क्या हो गया। मतलब बाबूजी मैंने उनको कहा था कि भाई मुझे 100 पेजेस का एल्बम ला दो। ये उसने 20-25 पेज का लेके आया। तो बोले किस लिए चाहिए तुमको ये एल्बम। मतलब मुझे मेरे दोस्तों के फोटो लगाने हैं। बोले बेटा कितने दोस्त हैं तुम्हारे। मतलब भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, 100-200 के ऊपर होंगे। बोले उसमें से 4 दोस्त ढूंढ लेना, और जिस दिन तुमको 4 दोस्त मिल जाएंगे तुम समझ जाएंगे तुम सबसे बड़े धनवान आदमी हो इस देश के। तो तुम्हारी जो पाठशाला है, तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है, ये तुम्हारे माता पिता है। जीवन विज्ञान सिखाइए उनको, जीवन विज्ञान उनको सिखाइए, जीना और जीना कैसा होता है। क्योंकि जब तक आप दूसरों को जीने नहीं दोगे तब तक आप जी भी नहीं सकते हो। आज देख रहे हैं आप पूरी दुनिया में आतंक क्यों फैला है, क्यों निष्पाप लोगों की हत्या हो रही है। वो इसीलिए हो रही है कि वो गुमराह है। किसी मजहब ने ये नहीं सिखाया आपको। कौन सा मजहब में ये लिखा हुआ है? किसी मजहब में नहीं लिखा। ये मजहब को जानते ही नहीं आप।
और इसलिए अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगा सबको कि इस पवित्र भूमि पर हम लोग बैठे हैं, एक संकल्प करके हम लोग यहाँ से उठे कि मैं बनूंगा तुम कभी, मैं बनूंगा तुम कभी, तुम मैं कहलाओगे। मैं बनूंगा तुम कभी, तुम मैं कहलाओगे। जब जब भी मां की याद आएगी, तब तब मैं प्रेम की धारा बन जाऊंगा। मैं कभी तुम कहलाओगे, तुम कभी मैं बन। जाने से पहले एक ही बात कह रहा हूं मैं आपसे, और हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा मित्रों, अपने बच्चों को केवल और केवल आप कुछ दे सकते हो, संस्कार दे सकते हो, और संस्कार में उनको बना दीजिए। मैं आपका बहुत आभारी हूं। श्रीकांत, आपण आणि इतक्या उच्च स्तराच्या व्यासपीठावर मला उभं राहण्याची आणि नमन करण्याची संधी दिली, त्यासाठी मी आपल्या मनापासून आभारी आहे आणि ईश्वराला प्रार्थना करतो की इथे उपस्थित प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यात त्याला चांगलं आरोग्य, सुख, शांती आणि सद्भावना देव। जय हिंद।